सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। चलो, आ, आज का अभी का जो ये सेशन है, ये सेशन जैसा इनविटेशन लिंक में आप लोगों ने देखा होगा, ये अभी कोई क्वेरी सेशन या किसी तरह का कोई एजुकेशनल सेशन नहीं है। एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों में 4-5 लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर अभी जैसे न्यूरोथेरेपी के जून में और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, तो अभी जैसे फिर जून में होने वाला है, 2024 का जून में भी एग्ज़ाम होगा और फिर दिसंबर 2024 में भी एग्ज़ाम होगा। तो कल ही मैंने एक बैनर बना के भी डाला था कि जो भी न्यूरोथेरेपी सीखना चाहते हैं अभी 20 मार्च के पहले पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनका क्या है, ऑनलाइन क्लास होगा हफ्ते में 5 दिन, अगले 8-10 महीने तक, और फिर दिसंबर महीने में एग्ज़ाम होगा। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका था कि सर हमने न्यूरोथेरेपी सीख रखी है, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसीलिए आज का सेशन रखा था कि हाँ, ये बात सही है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने हैं, आज 10 साल 15 साल 20 साल से हैं। कुछ लोग हैं थोड़ा अपेक्षाकृत अभी थोड़ा बाद में कहें कि चलो अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुआ है। लेकिन चाहे बहुत पुराने हो चाहे अभी के रिसेंट के हो, एक चीज़ सबके साथ होता है कि हमारे पास लोग आते हैं इलाज कराने के लिए कि मुझे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, ये है वो है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं कि सर आपकी थेरेपी तो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। या कोई बंदा आया कि मेरे बेटे को मैं सिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है कि आप उसको अपने पास न्यूरोथेरेपी सिखाओ, उसको क्लास कराओ। और देखो, सर्टिफिकेट के लिए कहीं ना कहीं से तो एग्ज़ाम देना ही है। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं खुद का भी सिग्नेचर करके दे देते हैं चलो। लेकिन ऑथेंटिकली देखा जाए तो न्यूरोथेरेपी का सर्टिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ, गुरुजी महाराष्ट्र से ही होता था, एकेडमी से होता था। फिर बाद में RTI बनी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ से भी एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे लोग NSDC के अंदर BWSSC से एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे लोग अभी जो है श्रीधर यूनिवर्सिटी से भी एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एग्ज़ाम कहाँ से देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, भले आप न्यूरोथेरेपी में नए हैं या पुराने हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हम लोग लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं उसी तरह शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है। क्योंकि देखिए, पहले के टाइम में कहते थे ना कि इंसान का जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, अभी नहीं, अभी उसके साथ दो और है, शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अभी क्या है, जहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन की बात आती है तो अपने न्यूरोथेरेपी में तो दोनों है। हम किसी को हेल्थ भी दे सकते हैं, किसी को एजुकेशन भी दे सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत में हम लोगों को ठीक करते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में समय होता है, थोड़ी जान पहचान बढ़ती है, तो हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी ने न्यूरोथेरेपी का प्रारंभ किया, हम सबको इतने अच्छे तरीके से सिखाया, इसके बदले में उन्होंने मांगा कुछ नहीं कि मेरे को ये कर देना वो कर देना, यहाँ से सीख के जाओगे अपना क्लिनिक चलाओ,
महीने में जितना कमाओगे उसका आधा दे देना, ऐसा किसी को गुरुजी ने कभी नहीं कहा। हाँ, गुरुजी की बस एक चाहत है जिसको सभी ने कोशिश करना चाहिए, जितने लोग भी न्यूरोथेरेपी में ऑन फ्लोर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं न्यूरोथेरेपी सीखे हैं लेकिन न्यूरोथेरेपी कर नहीं रहे, वो अलग बात है। जितने लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उनको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास जुड़े हुए लोगों को हम न्यूरोथेरेपी के बारे में बताएं, न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सीख करके क्लिनिक ही खोले, कोई अपना अपने परिवार के हेल्थ के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के हेल्थ के लिए, रिलेशंस जो अपने रिलेटिव्स हैं उनके हेल्थ के लिए, जो अपने नेबर्स है, अपना जो सराउंडिंग एरिया है, एटलीस्ट उतने लोगों को तो वो अवेयर कर सकते हैं, उतने लोगों में वो हेल्थ को स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए ये बात नहीं है ज़रूरी कि किसी को अगर न्यूरोथेरेपी में 20 साल हो गया है या 15 साल हो गया है या 10 साल हो गया है तो ही वो लोगों को न्यूरोथेरेपी सिखा सकता है, वो लोगों को न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग दे सकता है, ऐसा नहीं है। आप लोग सभी न्यूरोथेरेपिस्ट हो, आप में से जिसने भी न्यूरोथेरेपी का एग्ज़ाम दिया है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, चाहे जहाँ की भी हो आपके पास सर्टिफिकेशन है और आप पिछले 1 साल से न्यूरोथेरेपी में कार्य कर रहे हो एक्टिवली, तो आपके पास इतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस और इतना स्किल आ जाएगा कि आप लोगों को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, सिखा सकते हो, बता सकते हो। तो यही सबसे बड़ी बात है। अब मेरे को तो ये लगता है, मैं भले क्लिनिक में रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन हाँ, मैं क्लासेस या ट्रेनिंग वगैरह में ज़रूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब सही मायने में कहा जाए तो गुरुजी को क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। वो जिस स्थान पे है उनके लिए तो हमारा कुछ भी दिया हुआ बहुत तुच्छ है, लेकिन एटलीस्ट एक गुरु दक्षिणा के हिसाब से हम लोग ये दे सकते हैं कि चलो गुरुजी का सपना था कि हर घर में न्यूरोथेरेपी होना चाहिए, तो हर घर में अब गुरुजी तो है नहीं न्यूरोथेरेपी पहुंचाने वाले, अब हम सभी है और हम सबको ही ये काम करना है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा मन में रखिए, ठीक है सर। आप लोग में से जितने लोग भी, अगर आपका क्लिनिक है तो आप कोशिश करिए कि कम से कम साल में 2 लोगों को न्यूरोथेरेपी ज़रूर सिखाए। मतलब ऐसा नहीं कि उनको डिप्लोमा ये वो करना ही है और जा कर के क्लिनिक खोलना ना। कुछ बेसिक चीज़ें होती है कि भाई चलो आप मेरे पास 1 महीने आओ, 1 महीने में कुछ आपने पॉइंट्स सिखा दिए, जैसे उंगली के सारे पॉइंट्स सिखा दिए, टो फिंगर, न्यू नाभि सेट, ओल्ड नाभि सेट, CNNS, साइटिका सेटिंग, और साथ ही साथ बता भी दिया कि रफली, अब पूरा तो डिटेल्स में 1 महीने में थोड़े बताया जा सकता, लेकिन रफली बताया आपने कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो लूज मोशन होता है तो इसको उल्टा देना है, कॉन्स्टिपेशन है तो सीधा देना है, ये नाभि सेट करने के लिए देना है, ये गैस की प्रॉब्लम के लिए देना है, ये कमर दर्द के लिए देना है। फिर कुछ अपने न्यूरोथेरेपी के बेसिक ट्रीटमेंट्स है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल है, एसिड ट्रीटमेंट है, पी हेपरिन है। अब सारा हेपरिन जरूरी नहीं है, लेकिन पी हेपरिन जो है वो सब में काम करेगा। तो पी हेपरिन है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट है, ऐसे ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स है जो हम लोग 1 महीने के अंदर बंदे को सिखा करके, उसका प्रैक्टिस करवा करके, उसका टेस्ट ले करके उसको परफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब उससे उस 1 महीना के लिए पैसे कितना लेना है वो आपकी मर्जी है, उसको फ्री में सिखाना है वो आपकी मर्जी है। आपके पास आइदर और दोनों ही मेथड है, दोनों ही ऑप्शन है, आप चाहे जैसा करना चाहे। लेकिन उससे होगा क्या कि एक बंदा जब सीखा हुआ रहेगा, भले 1 महीना ही उसने सीखा है, तो घर में कभी किसी को प्रॉब्लम आएगी तो उसके मन में आएगा कि एक बार ट्राई तो करते हैं, और अगर सही तरीके से उन्होंने ट्राई किया तो नो डाउट उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। तो
अभी इसीलिए जब आज कॉल आ रहा था तो मेरे को लगा कि ये बात आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए कि चलो गुरुजी के लिए बस इतना तो कर सकते हैं कि उनका एक सपना छोटा सा है कि भाई हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट हो। अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ। गुरुजी ने कहा कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। अच्छा, हर घर में क्यों होना चाहिए? क्योंकि हेलो जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, बताइए। नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना, बीच में ब्रेक हो अच्छा गई थी सर, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, ये तो वही बता रहा हूँ। मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ कि गुरुजी कहते थे कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। चलो बात तो सही है, क्यों? क्योंकि किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। किसी फैमिली मेम्बर को कुछ भी हुआ घर में ही ठीक कर दो, ठीक है, अच्छी बात है, घर में ठीक कर दो। लेकिन जो ठीक करने वाला, जिस एक व्यक्ति ने न्यूरोथेरेपी सीखी है, उसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर क्या होगा? तो फिर मेरे को, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को तो लगता है कि हर घर में 2 न्यूरोथेरेपिस्ट होने चाहिए, ताकि एक को कुछ हो तो। जी, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के हम इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सभी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करते करते हैं, लेकिन एक छोटा सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपना क्लिनिक चलाते चलाते अगर कोशिश करें तो साल में 2 लोगों को न्यूरोथेरेपी सिखा ही सकते हैं। हाँ, इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैं अभी नया नया सीख के आया, मैं ठीक है, पॉइंट्स तो मेरे को सब कुछ, मैंने प्रैक्टिकल तो मैं एकदम बढ़िया से सिखा सकता हूँ। कुछ कुछ जगह डाउट होता है लेकिन सिखा सकता हूँ। लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में थोड़ा सा मेरे को कहीं कहीं डाउट आ जाता है। तो ऐसे चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग, मैं भी क्लास कराता हूँ, अनूप प्रजापति जी कराते हैं, आचार्य रामचंद्रन जी कराते हैं, कि चलो ठीक है, आपने सीख तो रखा है, आप स्टूडेंट को अपने वहाँ पे क्लिनिक में पेन, गॉल, स्प्लीन, लीवर, ये सब प्रैक्टिकल करवाओ। और थ्योरेटिकल के लिए वो जैसे हम लोग अभी जूम क्लास पे है, तो जूम क्लास के साथ जुड़ करके किसी के साथ भी क्लास कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के पहले। मेरे को लगता है, देखो सही में थ्योरेटिकल ऐसा चीज़ है ना कि न्यूरोथेरेपी में खास करके, क्योंकि थ्योरी वाला जो पार्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ये तो हर जगह सेम है, न्यूरोथेरेपी में भी सेम है। अब कहीं भी जाओगे तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब बात आती है न्यूरोथेरेपी की ना, तो उसमें टाइम लगता है। अभी उसमें आप कहोगे कैसे टाइम लगता है? मेरे को तो पेन सीखने में 2 मिनट लगा था, 2 मिनट में मैं सीख गया था या सीख गई थी पेन। बात सही है, 2 मिनट में आप पेन देना सीख गए थे, लेकिन उस पेन में परफेक्ट होने में कम से कम 20 दिन लगा होगा। अच्छा, उसके बाद फिर 2 पेन का क्या काम करता है, 4 पेन क्या काम करता है, 5 पेन क्या करता है, 8 पेन क्या करता है, 10 पेन क्या करता है, 18 पेन क्या करता है, ये नहीं पता होगा। अगर 2 फिंगर पेन देते हैं, एनएनएस पेन देते तो क्या काम होता है। अगर राइट वाली उंगली में 2 फिंगर पेन देते हैं तो क्या काम होता है, लेफ्ट वाली उंगली में 2 फिंगर पेन देते हैं तो क्या काम होता है। तो न्यूरोथेरेपी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वो थोड़ा सा भास्ट है। बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा गहराई वाला चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, समझना है उसको अपने काम के लायक जितना चाहिए, कि हाँ हमने खाना खाया, भोजन खाया, मुंह से एनस से निकला बाहर, तो इस बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ। जब हमने चबाया उसके अंदर टाइलिन मिला, अंदर गया उधर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, उधर ही उसको पेप्सिन भी मिल गया, उधर ही उसको म्यूकस भी मिल गया, उधर ही उसको इंट्रिंसिक फैक्टर भी मिल गया। आगे गया फिर उधर कोलसिस्टोकाइनाइन सीसीके मिल गया, फिर पेनक्रियाज से वो 7 केमिकल निकल के आ गया, वो मिल गया। गॉल ब्लैडर और लीवर से होकर के बाइला के मिल गया। बस हो गया, इतने केमिकल है, समझना है। ऑर्गन समझने की बात करें तो लिप्स है, टीथ है, टंग है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है। कुछ लोग हाइपोथैलेमस को भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, और मेरे हिसाब से बात सही है, क्योंकि जब तक हमें
हाइपोथैलेमस हमारा जब तक काम नहीं करेगा, हमें भूख ही नहीं लगेगा, हमारे मुंह में लार ही नहीं बनेगी, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा ही नहीं। क्यों कहते हैं गुरु जी की टीवी देखते समय खाना नहीं खाना चाहिए? इसीलिए क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस उधर टीवी में लगा हुआ है, तो इधर खाने में वो सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा हाइपोथैलेमस का। तो कुछ लोग मानते हैं हाइपोथैलेमस भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक्सटर्नल हिस्सा है। जैसे लीवर एक्सटर्नल है, पैनक्रियाज एक्सटर्नल है, गॉल ब्लैडर एक्सटर्नल है। वो खाना उधर जाता नहीं है, किसी के खाना किसी के पैनक्रियाज में नहीं जाता है, गॉल ब्लैडर में नहीं जाता है। गॉल ब्लैडर से जो भी सामान है, लीवर से जो भी सामान है, पैनक्रियाज से जो भी सामान है, वो आ करके एक पाइप के अंदर गिरता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड है जिससे लार बनता है, ये डाइजेशन का एक्सटर्नल ऑर्गन है। स्लाइवा जरूरी है, लेकिन स्लाइवा लाने के लिए हम जो खाना खाते हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड में थोड़ी जाता है, वो तो मुंह के अंदर ही रहता है, टंग के ऊपर ही रहता है। वो जो स्लाइवा का सिक्रेशन है वो वहाँ से निकल के मुंह के अंदर आता है। तो ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि हाइपोथैलेमस भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम में भी आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है, बहुत सारे सिस्टम में आता है। तो क्या हुआ, बस ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई वाला है, न्यूरोथेरेपी वाला है, एनाटॉमी फिजियो वाला कोई ज़्यादा है नहीं। तो चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, आप लोग क्लास कराना शुरू करो, लोगों को न्यूरोथेरेपी के बारे में बताओ कि इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो, अगर नॉर्मली चीज़ है कि अगर हम क्लिनिक कहीं पे चला रहे हैं या क्लिनिक नहीं भी चला रहे हैं, दिन भर में 2-4 लोगों को घर घर पे जाके ट्रीटमेंट दे देते हैं, या दिन भर में 2-3 लोग मेरे घर पे ही आ जाते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उससे फाइनेंशियली कितना फ़ायदा हो रहा है, पैसे कितने आ रहे हैं, वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये काम आप रोज़ कर रहे हैं तो आप देखो कि ऑटोमेटिकली 1 साल के अंदर आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो आपको पहचानते, इवन आपके फैमिली में जो है, आपके रिलेशन में जो है, आपके फ्रेंड्स में जो है, धीरे धीरे उनके भी मन में आपके प्रति एक रिस्पेक्ट की भावना आने लगती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अपने मन में भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो कुछ भी हो, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही चीज़ बताने के लिए मैंने आज का ये सेशन रखा था। अगर किसी बंदे को आप सिखा रहे हो या सिखाने की सोच रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2 बार क्लास होता है, 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून महीने में और दिसंबर महीने में। ठीक है, अब आगे आप लोग बताओ, कुछ बताना चाहो तो। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बताइए। सर, सिलेबस का कोई पीडीएफ क्या तैयार किया है सर? सिलेबस का पीडीएफ ये एक्चुअली देखो है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ठीक है, पहला जो पेपर है जी, इसका टोटल जो क्लास होता है ये 120 घंटे का होता है। जी, ठीक है, अगर आप हर रोज 1 घंटे किसी को क्लास करा रहे हैं तो 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर रोज क्लास हो नहीं पाता है। मैं भी क्लास कराता हूँ, आप लोग भी क्लास ज्वाइन करते, पता है कभी क्लास कराने वाले का छूट जाता है, कभी ज्वाइन करने वाला का छूट जाता है। पूरा 100% एक्यूरेसी और अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है। आपको जबरदस्त खांसी हो रही है सर, कुछ कीजिए। अब एक्चुअली यही, अब नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या हुआ, ये अभी 5-6 दिन पहले की बात है। रात को इधर हमारे पीछे में झाड़ी जंगल था, छटाई हुआ था, तो कमरे के अंदर सारे मच्छर आ गया। मच्छर से बचने के लिए मैंने रात को पंखा चला लिया, सो गया, और उसी दिन से प्रारंभ हो गया। चलिए ठीक है, बहुत जबरदस्त। जी जी। तो सिलेबस की जो बात बता रहा था, देखिए सिलेबस का बस अलग से एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही एक अलग से 120 घंटा का क्लास है। ठीक है, बाकी
सुनिए सुनिए, बाकी जो न्यूरोथेरेपी, जो सेकंड पेपर होता है न्यूरोथेरेपी का, और थर्ड पेपर जो है प्रैक्टिकल और भाइवा, ये दोनों पेपर का मिला के 110 घंटे का क्लास होता है। जी क्योंकि न्यूरोथेरेपी में जो बताएंगे वही चीज प्रैक्टिकल में भी आएगा। जी अब कोई प्रैक्टिकल आपका लेगा, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो उसमें ये थोड़े पूछेगा कि बताओ एसिटिलकोलाइन कहाँ बनता है, ऐसा नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि बताओ भाई 4 पारा का क्या काम है। किसी को सारे जॉइंट में दर्द है तो कौन सा फॉर्मूला देना चाहिए, या कई बार अधिक से अधिक ये मतलब डिजाइन करें तो बहुत बेटर है सर। क्या चीज? हेलो, जी क्या चीज बोल रहे हैं? जी हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आ रही है सर। हाँ हाँ बोलिए, जी क्या चीज करने के लिए बोल रहे थे? सर मैं ये चाह रहा था ना कि एक पीडीएफ आप डिजाइन करते तो बहुत ही बढ़िया रहता सर। सबको अच्छा, बड़ा आसान हो जाता आपके इस कार्य के लिए सर। चलिए ठीक है, मैं ये एक अच्छा चीज आपने बताया, मैं इसको करता हूँ। यस सर। ठीक तो है, आपका और गुरुजी का जो एक मतलब टारगेट है सर, तो बहुत ही आसानी से सब लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साल में 2 की जगह आई थिंक मैं समझता हूँ कि ज्यादा लोगों को अच्छी तरीके से। देखिए, जो लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिस में है, अब 2 लोग क्या, कोई मान लो अगर अपना इधर दिल्ली एनसीआर में ही मैंने देखा इधर है, तो वो 2 क्यों, अगर वो चाहे तो 8-10 लोगों को भी करा सकते हैं साल भर में कोर्स। लेकिन अब मान लो कोई इंटीरियर एरिया में है, कोई मान लीजिए अब दिल्ली के बगल में ही कोई सहारनपुर में है, तो जरूरी नहीं है कि उनके पास इतने लोग आते होंगे। बट हाँ, इतना तो है कि 2 लोगों को तो सिखा ही सकते, कुछ नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जरूर सिखा सकते हैं। जी ठीक है, ये सर। चलिए जी। तपन जी, अपने हैंड राइज किया है, कुछ बताना है बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर एक जो डिजिट के भी क्वेश्चन एक बुकलेट कर सकते हैं तो सर अच्छा होगा। क्या चीज, क्या चीज? यानी क्वेश्चन हम एक डिजिट के लिए क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं एक पेशेंट को, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देखो, जब भी हम किसी को डायग्नोस करते हैं, आप डायग्नोस के बारे में जानना चाह रहे हो तो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम किसी को डायग्नोस करते हैं तो देयर आर फ्यू पार्ट्स ऑफ डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस ऐसा नहीं है कि वो आए और बैठे और बताए कि हाँ जी मेरे को कमर में दर्द है, आपने खटाखट 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 लिख दिया और चलो जी ट्रीटमेंट देते हैं, लेट जाओ, ऐसा थोड़े होता है। हमें अगर प्रॉपर डायग्नोस करना है, एक मिनट, एक थोड़ा पानी का बोतल लेते हैं। हाँ, अगर हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए हमें कुछ पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब देखना। प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में इसको कहते हैं दर्शन। अभी क्या देखना है, एक पेशेंट के ऊपर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? इसका फिजिकल कंडीशन था। फिजिकल कंडीशन में क्या? इसका चलने का और बैठने का और हाँ, दिखने का तरीका। बिल्कुल। देखिए, इसका बिहेवियर। हाँ, तो पहले क्या है, कुछ दूर की चीजें देखेंगे। जैसे पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हमको वहीं से उसको देखना चाहिए कि वो कैसे चल के आ रहा है, क्या उसका चलने का तरीका सही है, क्या उसका दोनों कंधा सही है, क्या कमर का अलाइनमेंट सही है। उसको चलते हुए देख के अपन को समझ में आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट तो ये है कि देख के, दूर से देख के, दूरदर्शन, दूर से देख के ये समझ में आया कि उसके अंदर कोई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसके ऊपर काम करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद होता है निकट दर्शन। पेशेंट आया आपके पास बैठ गया, उसने थोड़ा सा बताया कि ये प्रॉब्लम है, आपने कहा कि अच्छा ठीक है, एक बार मुंह खोलो, जीभ दिखाओ, तो उसने बड़ा सा जीभ निकाला, तो ये जीभ को आपने पास से देखा ना,
तो ये हो गया निकट दर्शन। उसके बाद आपने कहा अच्छा नाखून दिखाओ, तो फिर उन्होंने नाखून दिखाया। आंख दिखाओ, आंख देखा आपने। अच्छा चलो रिपोर्ट्स दिखाओ, ब्लड रिपोर्ट देखा आपने, एक्सरे देखा, MRI देखा। ये सब कुछ क्या है? दर्शन है, आप देख रहे हो। इसमें आपका आंख जो है वो यूज हो रहा है, आप देख रहे हो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया दर्शन, देखना। पेशेंट के जो जो देखने वाली चीजें उसको देखना, कुछ चीजों को दूर से देखना, कुछ चीजों को निकट से पास से देखना। तो पहला हो गया देखना। उसके बाद हो गया लिसनिंग, सुनना। अब उससे उसकी बात सुनो। अच्छा, आपको अलग से कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। जब उसकी स्टोरी आप सुनोगे ना तो उसी में से क्वेश्चन आपको अराइज होगा। हाँ, आपने क्या क्वेश्चन पूछना है जो रेगुलर सबके साथ पूछना है। सवेरे कितने बजे तक आप उठ जाते हो? तो कोई क्या बोलेगा, कोई कहेगा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा यही एवरेज होता है 4 से 8 के बीच में। इसी 4 घंटे में लगभग सभी लोग जाग जाते हैं इंडिया में। हाँ, सोने का टाइमिंग जो है वो गड़बड़ है, तो ये भी पूछना है कितने बजे सोते हो। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे गांव में मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है जिस दिन कुछ बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। मैं पहले फेलोशिप की क्लास रात को 9:30 बजे कराता था। फिर आप लोग देख रहे होंगे पिछले 1 साल से नहीं करा पा रहा हूँ। क्यों नहीं करा पा रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि अब बस शाम को 7 बजे तक खाना बन गया। अगर खाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर गर्म करना पड़ेगा। बाकी सारे लोगों ने खा लिया। अब लोग तो क्या करेंगे, मजबूरी, अब खा ले तो सोचते चलो खा ही लेते हैं। अब 8 बजे खाना खा लिए तो फिर 9 बजे तक नींद आने लगता है। तो ये जो खाने का टाइमिंग है ये जनरली हमें रखना चाहिए, देखो एक हेल्दी लाइफ के लिए। और ये पेशेंट को भी पता ना, सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के जितना जल्दी हम खाना खाएंगे उतना बढ़िया है। मान लो शाम को 6 बजे अंधेरा हो गया, अभी 6 बजे अंधेरा हो गया तो 6 बजे के बाद हम 7 बजे खा सकते हैं, 8 बजे खा सकते हैं, 9 बजे खा सकते हैं, 10 बजे खा सकते हैं, 11 बजे खा सकते हैं, कोई 12 बजे भी खाते हैं, कुछ लोग 2 बजे भी खाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें हेल्थ वाइज कौन रहेगा? जो 6 बजे अंधेरा हुआ 7 बजे तक खाना खा लिया। भले उसके बाद घूमो फिरो, टीवी देखो, किताब पढ़ो, गाने सुनो, फिल्म देखो, कुछ भी करो। हाँ, अब होता है ये, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने बात तो सही बताया, मैंने किया भी था, बहुत अच्छा भी इसका रिजल्ट मैंने देखा, लेकिन एक दिक्कत होती है। मैंने कहा क्या दिक्कत होती है भाई? तो अभी क्या है, 7 बजे खाना खा के अब 7 बजे नींद तो आती नहीं है, कुछ गप्पे उप्पे लगाते हैं, कुछ टीवी वीवी देखते हैं, 9 बजते बजते फिर भूख लग जाती है। तो क्या करें? क्या फिर से खाना खा ले? तो उसका एक सिंपल सा उपाय है, उसको दोबारा फिर खाना नहीं खाना, नहीं तो फिर ओवरवेट हो जाएगा, फिर डाइजेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। एक बार 7 बजे खाना खा लिए, रात को 9 बजे 10 बजे जब भी फिर से भूख लगता है, सूप बना के रखिए। और सूप घर पे बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। घर पे फ्रिज के अंदर जो भी वेजिटेबल्स दिख रहा है, चाहे वो गोभी हो, ब्रोकली हो, पत्ता गोभी हो, पालक हो, घिया हो, भिंडी हो, शलगम हो, चुकंदर हो, गाजर हो, मूली है, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, उसको बॉईल कर लीजिए। हाँ, बॉईल करते समय 3 इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, अगर रहेगा आपके पास तो बहुत अच्छा है। किसी भी सूप में ये 3 रहता है तो वो सूप 100% हो गया। ये 3 चीज़ क्या है? पहला है गार्लिक, लहसुन, दूसरा है टोमेटो, टमाटर, और तीसरा है कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ते। तो रात को 9-10 बजे ये एक बार बना के पी लो, घर में बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब डेली लाइफ की बात उसको बताएं। तो पूछना भी है कि आप रात को कितने बजे सोते हैं। पहले कहानी नहीं शुरू कर देना है कि 7 बजे खाना खा लो 9 बजे सो जाओ ना, पहले पूछो तो सही उससे कितने बजे सोते हैं। तो कहेंगे कि लगभग 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं। अच्छा, खाना कितने बजे खा लेते हैं? तो देखो, अगर बंदा 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे के पहले पहले खा लेता है और 10:30 बजे सोने जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही बंदा 9:30 से 10 के बीच में खाता है, मान लो 10 बजे खाना खाया, 9:30 से शुरू किया, 9:45 9:50 में जाके ख़त्म हुआ, हैंड वॉश किया, आया, थोड़ा देर इधर उधर बैठा, फिर बिस्तर पर लेट गया और 10:30 बजे तक सो गया, तो ये सबसे डेंजरस है। खाना खाए और तुरंत आधे घंटे के अंदर सो गए, ये ज़्यादा खतरनाक है।
तो ये सब डेली रूटीन के बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी के साथ पूछना है। तो पहला क्या मैंने बताया, दर्शन देखना, दूसरा लिसनिंग सुनना, तीसरा होता है टच स्पर्श छूना। तो अभी क्या छुएंगे, लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करेंगे, लेटा के सारे पेन पॉइंट चेक करेंगे। तो ये क्या हो गया, छूना हो गया। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, डायग्नोसिस एक अच्छा डायग्नोसिस करने के लिए तीनों स्टेप करना जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते हो बंदा को डायबिटीज़ है और फ्रोजन शोल्डर है ना, अच्छा ठीक है, ओके ओके, तो या तो दवा खा के, अगर राइट साइड का फ्रोजन शोल्डर है तो दवा खाया होगा, अल्कलाइन बढ़ा होगा, अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे दो। अगर लेफ्ट साइड का फ्रोजन शोल्डर है तो एसिड बढ़ा होगा, एसिड ट्रीटमेंट दे दो। फिर उसके बाद तो हम रुकते नहीं है, हमने देखा सुना और शुरू हो गए। 100 में से लगभग 30-35 हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जो छूने का काम करते नहीं है। उन्होंने शायद ही कभी एक साल में किसी का लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक किया होगा शुरू में। तो ये भी डायग्नोसिस का एक जरूरी पार्ट है, छूना। तो अगर ये तीनों चीज़ों को हम लोग सही रखते हैं तो फिर ठीक है, हमारा डायग्नोसिस सही रहेगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ऊपर जैसे मेरी आईडी के बगल में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, अभी से लेके 2-3 दिन के अंदर आप लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हो, एक बार व्हाट्सएप पे मेरे को हाई लिख के भेज देना। ये जो अभी नंबर दिख रहा है, ये नंबर आप लोगों के पास नहीं होगा अभी, शायद वो आईडी पे दूसरा नंबर दिखता है जो मेरा पर्सनल नंबर है। लेकिन ये नंबर पे आप लोग एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख के सारे लोग भेज देना। 2-3 दिन के अंदर जैसे मेरा वो जो अभी इन्होंने अधिकारी साहब ने बताया कि वो पीडीएफ के लिए, तो उसको देखते हैं, कोर्स का एक पीडीएफ बना के 2-3 दिन में मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को लगता है समय भी समाप्त। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी नमस्ते जी, प्रहलाद बोलिए। बोला कि सर आप ऑनलाइन जो कोर्स है सर, उसका पेमेंट कितना लेता है सर? वो सारा कुछ उसमें बताया हुआ है, जो मैंने वो कल एक पैम्फलेट बना के भेजा था ना, उसके ऊपर। खैर कोई बात नहीं, एक बार समझ लेते हैं कि देखिए, अभी अगर कोई दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहता है तो उनके पास अभी मार्च को छोड़ दे अगर, तो उनके पास अभी 9 महीने बचे हुए हैं। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला जो एडमिशन का फ़ी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 3000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी है। उसके बाद जो सेशन फ़ी है वो 9000 है। 9000 मतलब ऐसा नहीं 9000 एक बार देना है, पर मंथ, हर महीने का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ये 1000 रुपीज़ पर मंथ का ये फ़ी है, सेशन फ़ी है। और दिसंबर में जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने पहले जो एग्ज़ाम फ़ी है 6000 रुपये, वो पे करना है। इसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हैं, जून के ऊपर क्लासेस होगी, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। जितने भी स्टडी मटेरियल्स है, पीडीएफ वगैरह है, जितने भी गुरुजी की बुक्स है, वेद है, पीडीएफ है, सारी चीज़ें ये भी शेयर करी जाएंगी। दूसरी चीज़ एक और भी है कि जैसे आप सभी को पता है कि 2 बार साल में तो एग्ज़ाम होता है, जून और दिसंबर में। तो कोई भाई है ऐसा या बहन है जिन्होंने न्यूरोथेरेपी सीख रखी है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो चाहे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एग्ज़ाम फ़ी 6000 रुपये डिपॉजिट करके आने वाले जून में या दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आइए एक छोटा सा प्रयास करते हैं गुरुजी के स्वप्न को हर घर तक पहुँचाने का। धन्यवाद।